महागठबंधन में बन गई बात, नीतीश कुमार बिगाड़ेंगे खेल। अगर आज की तारीख में बिहार चुनाव को लेकर के अगर आप तस्वीर जानना चाहते हैं, आज की तारीख में बिहार में क्या कुछ चल रहा है, इस बात को समझना चाहते हैं, तो मुझे लगता है इन दो लाइनों में बिहार चुनाव की आज की तारीख की तस्वीर को बयां किया जा सकता है। महागठबंधन में बन गई बात, यह क्यों कहा जा रहा है? धीरे धीरे अब जो पानी और जो पारा चढ़ा था वो उतरता हुआ नजर आ रहा है। एक सीट पर जो खास सीट थी, वीवीआईपी सीट थी, राजेश राम की सीट थी, राजद ने वहां पर अपना उम्मीदवार नहीं उतारा। सबसे पहला संकेत, सबसे बड़ा संकेत है। और अगर इस सीट पर, इस एक सीट पर अगर उम्मीदवार रह जाता, सिर्फ एक सीट, कुछ भी नहीं चाहिए था, सिर्फ इस एक सीट पर अगर आरजेडी का उम्मीदवार उतर जाता, सुरेश पासवान, जिसको लेकर के सिंबल दिए जाने की बातें सब कुछ हो चुकी थी, अगर इस सीट पर आरजेडी चुनाव लड़ती तो पूरा गठबंधन खत्म था। लेकिन आरजेडी ने इस सीट पर अपना प्रत्याशी सुरेश पासवान उसको नहीं उतारा। यह बहुत बड़ा संकेत है। इसके बाद में दूसरी बड़ी सीट लालगंज की सीट, और लालगंज की सीट को लेकर के जिस तरीके से तलवारें खिंच गई थी कांग्रेस और आरजेडी के अंदर, और यहां तक कि कांग्रेस के अपने लोग वो आरजेडी के लिए बैटिंग करते हुए नजर आ रहे थे, तो वहां पर भी तस्वीर साफ हो गई है कि लालगंज में भी अब कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार बैठा दिया है और मुन्ना शुक्ला, उनकी बेटी, ही वहां से चुनाव लड़ेंगी, आरजेडी ही वहां से चुनाव लड़ेगी। अब कुल मिलाकर के एक और सीट है, वीआईपी और आरजेडी उस पर आमने सामने थी, उस सीट पर भी उम्मीदवार वापस हो गया है। नाम वापसी वो 23 तारीख तक होनी है, दूसरे फेज की नाम वापसी 23 तारीख तक होनी है। लेकिन ये तो है महागठबंधन में बन गई बात, और इसी बात पर हम बात करेंगे। 13 सीटें थी, अब 11 सीटें बच गई है जहां पर आमने सामने उम्मीदवार हैं। अब कांग्रेस और आरजेडी कितने सीटों पर आमने सामने है, आरजेडी और वीआईपी कितनी सीटों पर आमने सामने है, आरजेडी और सीपीआई लेफ्ट पार्टी वो कितनी सीटों पर आमने सामने है, वो मैं आपको बताऊंगा। और दूसरी बड़ी लाइन, नीतीश कुमार खेल बिगाड़ेंगे। नीतीश कुमार खेल बिगाड़ेंगे, ये लाइन इसलिए कही जा सकती है क्योंकि नीतीश कुमार के नाम का ऐलान किया जाए, इसके लिए आरजेडी के अंदर, हम पार्टी में, और उसके साथ साथ उपेंद्र कुशवाहा, ये तीनों यानी बीजेपी और चिराग पासवान को छोड़ करके हर कोई चाहता है कि नीतीश कुमार को सीएम का चेहरा घोषित किया जाए। क्योंकि सब जानते हैं कि अगर नीतीश कुमार को सीएम का चेहरा घोषित किया जाता है तो इसका मतलब यह है कि जो दलितों की, पिछड़ों की, बैकवर्ड की, बीसी की जो राजनीति है वो बची रहेगी। और अगर बीजेपी के हाथ में बागडोर चली गई या फिर आरजेडी में ही किसी और को सीएम बनाने की या डिप्टी सीएम बनाने की बात हुई, तो जो पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, महादलित, ओबीसी, माइनॉरिटी, इन सबकी जो राजनीति है वो नीतीश के साथ ही उसका अध्याय खत्म हो जाएगा। ये जो है बातें कही जा रही है, और इसको लेकर के अब उपेंद्र कुशवाहा का बयान आया है। उपेंद्र कुशवाहा का बयान आप देखिए। उपेंद्र कुशवाहा वो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जी हमारे सीएम का चेहरा है। बिहार में, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा है। हम चुनाव जीतेंगे और सरकार उनके नेतृत्व में शपथ लेगी। बिहार में नीतीश कुमार ही सीएम का चेहरा है। उपेंद्र कुशवाहा ये बात कह रहे हैं। अब उपेंद्र कुशवाहा जब ये बात कह रहे हैं तो दो लाइनों में आप समझिए कि उन्होंने ये बयान क्यों दिया है। पहली बड़ी बात यह है कि उपेंद्र कुशवाहा ने जब ये बात कही है कि नीतीश कुमार ही हमारा सीएम का चेहरा है, इसके पीछे जो उनकी खुद की राजनीति है, खुद का जो उनका स्वार्थ है, वो ये है कि उनके पास में जो वोटर है, ओबीसी, पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, महादलित, ये जो वोटर है उसके पास में, माइनॉरिटी, ये वोटर नीतीश के नाम पर ही आएगा। अगर आप उसको कहेंगे कि हम जो है वो किसी सवर्ण को मुख्यमंत्री बना रहे हैं, बीजेपी किसी को लेकर के आ रही दिल्ली से पैरासूट, उसको जो है वो खोला जाएगा यहां पर पटना के अंदर, तो फिर उपेंद्र कुशवाहा को भी वोट नहीं मिलेंगे। जीतन राम मांझी भी इस बात को जानते हैं, जीतन राम मांझी को भी वोट नहीं मिलेंगे। और इसीलिए जीतन राम मांझी वो भी यही गाना जो है वो गा रहे हैं कि नीतीश कुमार को जो है सीएम का चेहरा घोषित किया जाए, क्योंकि उनके पास में भी उनका जो वोटर है वो नीतीश कुमार को चाहने वाला वोटर है। और अगर नीतीश कुमार नहीं तो फिर नहीं, पहली बात। दूसरी बात यह है कि वो चाहते हैं कि इस राजनीति को जिंदा रखा जाए। अगर बीजेपी आती है तो फिर बिहार की राजनीति का डीएनए वो भी कहीं ना कहीं बदला जाएगा। यानी आप देखिए कि हरियाणा के अंदर
जाट जो है वो वर्चस्व करने वाली एक तरीके से जाति आप कह सकते हैं। हरियाणा में किसी दौर में कहा जाता था कि लाल का राज है, देवीलाल, बंसीलाल, भजनलाल, इन्हीं का जो है राज था, कि इन्हीं की पार्टियां सत्ता में हैं, इन्हीं का राज है और कोई मुख्यमंत्री बन भी नहीं सकता है, सोच भी नहीं सकता है। लेकिन वो जो लाल का राज गया भी, यानी देवीलाल, फिर उसके बाद बंसीलाल, फिर भजनलाल, इनका राज गया भी, और ये अलग अलग पार्टियों के थे। देवीलाल की खुद की अपनी पार्टी INLD, बंसीलाल जो है वो कांग्रेस में लंबे वक्त तक रहे, भजनलाल जो है वो फिर देखिए आप। तो एक तरीके से ये लंबे वक्त तक राजनीति चली इनकी, देवीलाल, बंसीलाल, भजनलाल की। लेकिन उसके बाद में फिर अगर जो राज आया भी, जो मुख्यमंत्री कुर्सी बदली भी गई या चेहरा बदला भी गया, तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा को बैठाया गया वहां पर। भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी वो जाट समुदाय से आते, जाट जाति से आते, यानी वही जाट की राजनीति जो है चलती रही। लेकिन बीजेपी ने आते ही जो जाट की राजनीति थी, या जो जाट की कुर्सी थी, या जिस जाति का वर्चस्व था, दबदबा था, उसी को उखाड़ करके फेंक दिया। और अब देखिए आप, 11 साल हो चुके हैं, हरियाणा के अंदर कहीं पर जो है वो कोई नाम निशान नहीं। और दूसरा, एक तरीके से बीजेपी ने इस नैरेटिव को ही पूरी तरह से बदल करके रख दिया। अब हरियाणा में जितना हुड्डा के खेमे ने जाट 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 किया, उतना ही जो है वो दूसरी जातियां लामबंद होती चली गई। हुड्डा सीएम बनेगा, हुड्डा सीएम बनेगा, ये बातें जितनी उनकी तरफ से कही गई, यानी एक तरीके से वो कह रहे थे कि जाट जो है सीएम बनेगा, बाकी की जातियां लामबंद होती चली गई। बीजेपी ने पूरी राजनीति को, पूरी डीएनए को वो बदल करके रख दिया। राजनीति का डीएनए मैं कह रहा हूं, शख्स का डीएनए नहीं। यानी जो राजनीति का मूल था कि जाट जिसके साथ में है, फिर बाकी की जातियां, और कांग्रेस इसलिए लंबे वक्त तक करती रही, जाट और दलित का कॉम्बिनेशन। जाट को मुख्यमंत्री की कुर्सी रही, दलित के पास में जो है वो अध्यक्ष की कुर्सी रही, और जाट और दलित का गठजोड़ वो अपने आप में 40% से पार आपको लेकर के चला जाता था। लेकिन उस चीज को, उस डीएनए को, उस राजनीति को बदल करके रख दिया बीजेपी ने। और 11 साल आप देखिए, अब जितने भी राजनीतिक विश्लेषक हैं वो यही लिखते हैं कि अगर कांग्रेस ने शैलजा को घर पर नहीं बैठाया होता, या कांग्रेस ने हुड्डा के नाम को इतना पिच नहीं किया होता, या हुड्डा के लोगों ने अपने इतने गाने नहीं गाए होते, तो आज हरियाणा में सरकार होती। अब यही सारी चीज आप उठा करके ले आइए बिहार के अंदर। बिहार में भी आज की तारीख में क्या है? आज की तारीख में बिहार के अंदर पिछड़ा जो है वो एक निर्णायक वोटर है, फिर उसके बाद में दलित, महादलित, ईबीसी, कई अलग अलग कैटेगरी हैं, ये यानी निर्णायक वोटर हैं। सवर्ण जाति जो है वो यहां पर बिहार के अंदर वो निर्णायक है भी नहीं, हो भी नहीं सकती। लेकिन अगर बीजेपी वहां पर सत्ता में आई तो फिर बीजेपी कैसे राजनीति को बदलती है। किसी पार्टी में हिम्मत नहीं है कि वो कोई किसी सवर्ण को जो चेहरा बना करके लाए, लेकिन ये बहुत हद तक संभव है कि बीजेपी आए तो बीजेपी इस राजनीति को बदल दे, इस डीएनए को बदल करके रख दे। तो इसलिए जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा वो चाहते हैं कि हमारी आगे की राजनीति भी जिंदा रहे। एक तो उनका अपना जो है वो स्वार्थ है कि वो इस बार वोट चाहते हैं, इस बार किसी न किसी तरीके से वोट उनको चाहिए, और इस बार अगर वोट नहीं आए तो फिर वैसे ही उनकी राजनीति खत्म हो जाएगी, बीजेपी अपने आप ही जो खेल खत्म कर देगी। और अगर इस बार वोट आ जाता है और फिर उसके बाद में आगे के लिए भी लंबे वक्त तक भी ये राजनीति जिंदा रहे, इसके लिए कहीं ना कहीं जो है यही दाव चला जा रहा है। तो 2 लाइनें जिसके अंदर बिहार के पूरे चुनाव को आप समझ सकते हैं। अब आइए तीसरी लाइन पर। तीसरी लाइन है राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की एंट्री होगी। राहुल गांधी की 23 तारीख से सभाएं शुरू हो रही हैं। बिहार के अंदर 15 रैलियां राहुल गांधी की शुरू होगी, 15 रैली राहुल गांधी करेंगे। अब राहुल और तेजस्वी कितना डैमेज कंट्रोल कर पाएंगे, यह सबसे बड़ा सवाल है। जिस तरीके से 11 सीटों पर लड़ाई है, पहले 13 पर थी और वो 11 पर आ गई, और आज 21 तारीख है। आज की तारीख का भी आधा दिन बाकी है। अभी देखिए आज कुछ नाम वापस होते हैं या नहीं होते हैं, या कल होते हैं या नहीं होते, या परसों तक 23 तारीख तक नाम वापसी जो है वो पूरा हो जाएगा। यानी 24 तारीख को क्लियर हो जाएगा कि भैया कौन कहां से चुनाव लड़ रहा है। 23 तारीख की वैसे तो रात को ही लिस्ट बन जाएगी, लेकिन 24 तारीख की सुबह मतलब आपके पास में पूरा बिहार का जो है एक साफ साफ मैप आपके सामने होगा कि इस सीट पर ये आदमी है, ये पार्टी है, ये उम्मीदवार है, और उसके सामने ये और ये और ये है। आरजेडी है, बीजेपी है, कांग्रेस है, या फिर पासवान है, कौन है, वो सब साफ हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के
अब राहुल और तेजस्वी के पास में उससे पहले 23 तारीख जब वो आएंगे उससे पहले जो है वो नाम वापसी के लिए माहौल तैयार करना है। और कितने नाम वापस हो सकते हैं देखने वाली बात। आपसे कुछ कहना चाहता हूं, आज के वक्त में पत्रकारिता करना कितना मुश्किल काम है, लेकिन अगर ऐसे में भी कोई आपकी खबर दिखा रहा है, कोई आपके मुद्दे पर बात कर रहा है, तो आपको भी उसका साथ देना चाहिए। अगर आपको लगता है कि मेरी पत्रकारिता सही है, मैं आपके लिए आपकी खबर वो दिखा रहा हूं, तो ऐसे में आप मेरा सहयोग कीजिए। आप इस वीडियो को जब लाइक करेंगे तो लाइक के साथ में ही एक थैंक्स का बटन आपको दिखाई देगा। उस थैंक्स के बटन पर आप क्लिक कीजिए और जो भी सहयोग राशि दे सकते हैं वो दीजिए। दूसरा, आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और चैनल को ज्वाइन करके भी मुझे मदद कर सकते हैं। 3 बड़े नाम जो है वो वापसी हो गए हैं, 3 बड़ी सीटों पर जो है वो वापसी हुए हैं। और इसमें सबसे बड़ी तो मैंने आपको बताया राजेश राम की सीट है, वहां पर राजद ने अपना उम्मीदवार नहीं उतारा है। लालगंज की सीट है जहां पर कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार का नाम जो है वापस ले लिया है। और इसके साथ साथ जो है यहां पर बाहुबली मुन्ना शुक्ला, उनकी बेटी शिवानी शुक्ला वो उम्मीदवार बनी है यहां पर, और वही उम्मीदवार रहेंगी आरजेडी की तरफ से। और राजद और वीआईपी के बीच में दरभंगा जिले के गोरा बोराम सीट को लेकर भी घमासान मचा हुआ था। और इस सीट पर वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी के भाई संतोष सहनी ने नामांकन दाखिल किया था, लेकिन वहीं पर राजद की तरफ से यानी आरजेडी की तरफ से अफजल अली खान ने पर्चा भरा था। हालांकि बाद में आरजेडी प्रत्याशी ने अपना नाम वापस ले लिया है। तो यहां पर 3 सीटों पर नाम जो है वापस हो गए हैं। अब 11 सीटें बची हैं जहां पर अभी भी आमने सामने जो है उम्मीदवार है। 6 सीटें ऐसी है जहां पर आरजेडी और कांग्रेस एक दूसरे के आमने सामने है। वैशाली की सीट है जहां पर कांग्रेस और आरजेडी वो एक दूसरे के आमने सामने हैं। राजद से अजय कुशवाहा और कांग्रेस से संजीव कुमार चुनावी मैदान में है। इसके बाद में दूसरी सीट है जमुई जिले की सिकंदरा सीट पर आरजेडी के उदय नारायण चौधरी और कांग्रेस प्रत्याशी विनोद चौधरी वो आमने सामने है। तीसरी सीट है भागलपुर जिले की कहलगांव सीट, यहां से कांग्रेस प्रत्याशी प्रवीण कुशवाहा और आरजेडी प्रत्याशी रजनीश आनंद वो आमने सामने है। चौथी सीट है भागलपुर जिले के सुल्तानगंज सीट पर भी कांग्रेस और आरजेडी चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। कांग्रेस से ललन यादव है और आरजेडी से चंदन सिन्हा वो आमने सामने है। 5वीं सीट है पश्चिमी चंपारण जिले की नरकटियागंज सीट से, यहां पर कांग्रेस प्रत्याशी सावत केदार पांडे और राजद के प्रत्याशी दीपक यादव ये आमने सामने है। 6ठी सीट है नवादा जिले की वारसिलगंज सीट से, कांग्रेस प्रत्याशी मंट सिंह और राजद प्रत्याशी अनिता देवी वो आमने सामने है। 4 सीटें ऐसी जहां पर सीपीआई वर्सेस कांग्रेस है। 7वीं सीट है इसमें जिसमें आमने सामने है बेगूसराय जिले की बछवाड़ा सीट पर सीपीआई और कांग्रेस के उम्मीदवार वो आमने सामने हैं। यहां सीपीआई से अवधेश कुमार राय के सामने कांग्रेस के ही शिव प्रकाश गरीबदास है। 8वीं सीट है वैशाली जिले की राजा पाकड़ सीट और यहां पर सीपीआई प्रत्याशी मोहित पासवान है और कांग्रेस प्रत्याशी प्रतिमा दास चुनावी मैदान में आमने सामने है। 9वीं सीट है बिहार शरीफ की, यहां पर सीपीआई उम्मीदवार शिव कुमार यादव और कांग्रेस उम्मीदवार उमेर खान आमने सामने है। 10वीं सीट है करगहर सीट, यहां पर सीपीआई उम्मीदवार महेंद्र गुप्ता और कांग्रेस प्रत्याशी संतोष मिश्रा वो आमने सामने है। अब 11वीं सीट है जहां पर एकमात्र सीट है जहां पर वीआईपी और आरजेडी वो आमने सामने है। चैनपुर सीट है वीआईपी के बाल गोविंद और आरजेडी के प्रत्याशी ब्रजकिशोर बिना वो आमने सामने है। अब ये 11 में से 9 हो जाती हैं, 8 हो जाती हैं, 11 ही रहती हैं, 10 रहती हैं या फिर और 5-6 तक ये संख्या आ जाती है। ये अगले 48 घंटे में 72 घंटे में पूरी तरह से तस्वीर साफ हो जाएगी। यानी बिहार में महागठबंधन में पानी उतरता हुआ दिखाई दे रहा है, पारा उतरता हुआ दिखाई दे रहा है और दूसरी तरफ नीतीश कुमार के नाम को लेकर के लगातार वहां पर शोले धधकते हुए दिखाई दे रहे हैं। नीतीश कुमार की पार्टी में भी 2 खेमे हैं। एक खेमा है जो बिल्कुल बीजेपी से खुश है, ललन सिंह का खेमा है, संजय झा का खेमा है। संजय झा ललन सिंह ये दोनों का जो खेमा है वो चाहता है कि नहीं बीजेपी के साथ में जाएंगे, बीजेपी की सरकार बनाएंगे और वो कल को आराम से एकनाथ शिंदे बनने के लिए भी तैयार है। तो वहां पर जो कोशिश ये है कि बीजेपी के साथ में रहे। लेकिन दूसरा खेमा है जो कट्टर नीतीश कुमार के साथ है, पुराने जेडीयू के जो है वो कार्यकर्ता हैं जदयू के, वो चाहते हैं कि किसी भी हालत में किसी भी तरीके से
ये चुनाव से पहले ही तय हो कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे, और अगर अब नहीं तो फिर कभी नहीं। ऐसे में सवाल ये है कि जिस तरीके से ये राजनीतिक खींचतान चल रही है, इसमें क्या वाकई एनडीए जो है वो नीतीश के नाम पर तैयार हो पाएगी? हालांकि मुझे इसका चांस बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा है। और अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर नीतीश कुमार का जो कट्टर परंपरागत वोटर है, क्या वो बीजेपी और जेडीयू की सीट, बीजेपी और एलजेपी की सीट पर, या जितना मांझी या उपेंद्र कुशवाहा की सीट पर, उन पर जो वोट डालेगा, या फिर वो महागठबंधन की तरफ चला जाएगा? क्योंकि जो कट्टर वाला वोटर होता है वो सिंबल देख करके वोट करता है, वो सिंबल देख करके तीर कमान को वोट कर देगा, नीतीश कुमार को, जदयू को वोट कर देगा। लेकिन जहां उसको ये मन में आ गया कि नीतीश कुमार सीएम नहीं बन रहे हैं, नीतीश कुमार को ये लोग हटा रहे हैं, वहां पर बाकी की सीटों पर वोट ट्रांसफर नहीं होगा। और अगर ऐसा हुआ तो फिर ये मान करके चलिए कि 101 सीटें ऐसी है जहां पर कट्टर तरीके से नीतीश कुमार का वोटर उनके लिए लामबंद होकर के वोट करेगा, क्योंकि उसके पास में मैसेज क्लियर है। अगर नीतीश कुमार की सीटें कम हुई तो नीतीश कुमार को किसी हालत में बीजेपी सीएम नहीं बनाएगी। अगर नीतीश कुमार खुद 70-60 सीटों पर आ गए तो नीतीश कुमार को सीएम बनने से कोई रोक नहीं सकता, वो फिर वो इधर बने या उधर बने। तो वहां पर वो खुल करके, डट करके, प्रचार करके, हर तरीके से तन मन धन से जैसे जुट करके होता है उस तरीके से नीतीश के लिए काम करेगा। और दूसरी तरफ जो बाकी की सीटें बच गई, यानी तकरीबन 142 सीटें हैं, वो जो बच गई 142 सीटों पर वो फिर वो वोट नहीं करेगा, बीजेपी को वोट नहीं करेगा, चिराग पासवान को वोट नहीं करेगा, मांझी को वोट नहीं करेगा, उपेंद्र कुशवाहा को वोट नहीं करेगा। यानी 142 सीटों पर वो फिर खेल बिगड़ जाएगा। ये गणित है बिहार का, और ये बिहार का गणित बीजेपी के लिए भारी है। और महागठबंधन की जो राजनीति है वो वापस लौटती हुई नजर आ रही है। ये आप देखिए, एक ट्वीट किया था मनोज कुमार झा ने। मनोज कुमार झा के ट्वीट के बाद में जो इन्होंने शेरो शायरी में ट्वीट किया था कि गांठ अगर एक बार पड़ जाए तो फिर जो है वो गांठ पड़ी ही रहती है, अगर एक बार धागा टूट जाए तो फिर गांठ ही पड़ती है उसमें। जो मनोज कुमार झा ने तब ट्वीट किया था, उसके बाद में राजनीतिक गर्मा गई थी। अब इन्होंने फिर ट्वीट किया, और इनका ट्वीट देखिए आप, इसकी भाषा आप देखिए, यानी पूरी तरह से साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि पानी लौट रहा है, वापस जा रहा है। इन्होंने ट्वीट करके कहा कि तेजस्वी यादव और समस्त महागठबंधन लगातार इस बात पर जोर दे रहा है कि राजनीति को अपने मूल उद्देश्य की ओर लौटना चाहिए, यानी लोगों के जीवन में सुधार लाना, रोजगार के अवसर पैदा करना, सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करना और बेहतर स्वास्थ्य ढांचा तैयार करना। उनका मानना है कि वह राजनीति जो भूख, बेरोजगारी और आम नागरिकों की आकांक्षाओं पर बात नहीं करती है, वह खोखली होती है। धार्मिक और घृणा विभाजन की राजनीति को एक निर्णायक और बुलंद ना कहना होगा, और क्योंकि यह लोगों का ध्यान असली मुद्दों से भटकाती है। बिहार का भविष्य सांप्रदायिक नारों से नहीं बल्कि समान अवसर और गरिमा और जन कल्याण की नीतियों में बसता है। संदेश स्पष्ट है, न्याय, समानता और आर्थिक सशक्तिकरण पर आधारित राजनीति ही लोकतंत्र और सामाजिक सौहार्द का असली आधार होगा। जय हिंद। इन्होंने एक हफ्ते पहले जो जय हिंद किया था उसके बाद में बवाल मच गया था। आज के जय हिंद के बाद में ऐसा लग रहा है कि ये मूल रूप से अपने उस सिद्धांत पर लौट रहे हैं। उस वक्त में इन्होंने कहा था कि अगर एक बार धागा टूट जाएगा तो गांठ पड़ जाएगी, हर वक्त के लिए जो है वो प्रासंगिक है जय हिंद, ये तब उन्होंने कहा था। तब उसके बाद में कांग्रेस की तरफ से बहुत सारे ट्वीट किए गए थे, और अब ये कह रहे हैं कि नहीं, दोबारा से मुद्दों की राजनीति पर लौटना पड़ेगा। और तेजस्वी यादव और महागठबंधन, अकेले तेजस्वी का नाम नहीं लिया, महागठबंधन का नाम सामने है। ये दो चीजें बताती हैं कि हाँ, अब महागठबंधन में चीजें बैक टू पवेलियन दिखाई दे रही है, मतलब अब पटरी पर लौटती हुई दिखाई दे रही है। और उधर नीतीश के नाम का प्रेशर बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। राहुल और तेजस्वी की एंट्री होगी तब फिर क्या होगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस खबर को शेयर कीजिए। धन्यवाद।